भाई मैं उसको बताई क्यों, क्योंकि हमेशा हमसे क्या लड़ रहा है? हमेशा मुझे सुनने के लिए मिलता था प्रकृति तो हमेशा पीछे करती, कभी सच्चाई बताती तो मैं बोली आप उधर थोड़ी बता, मैं बोलती सभी गुस्से आ जाए, गुस्सा हो जाए तो उधर पकड़ ली मैं क्या करूं। कलर पढ़ने कहाँ तक पढ़ा था? आप स्टूडेंट बढ़ाने का काम मैं लेता हूँ, बस इस तरह एंटरटेनमेंट कराइए आप डेली। कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर आपने 7 वाला करवाया था, वो तो निकाल कर बताया था, थ्योरी में कहाँ तक पढ़ा था? एडवांटेज बता दीजिए। अब आ जाओ बेटा, अब आप अपनी बातें बंद कर लो, 20 मिनट आपने खूब बातें कर ली। लिमिटेशन देखो, किसी भी चीज की लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज काम करना बंद हो जाए, यानी कहाँ पर वो अपना वर्क करना स्टॉप कर दे। ठीक, तो अकाउंटिंग कब जो है काम में नहीं आती, आपको कितना भी अच्छा नॉलेज है, आपके बिजनेस का रिकॉर्ड फ्लॉप हो जाएगा कब? नंबर 1, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यानी आधी अधूरी जानकारी हो, जैसे सोल्ड गुड्स टू नाम बट अमाउंट मिसिंग है। सोल्ड गुड्स टू नाम 20 kg, तो पर केजी रेट क्या है? आप एंट्री तो कर रहे हो बट वो एंट्री कंप्लीट तब तक नहीं होगी जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, कितने? एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी तब वो काम करेगा। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूलेस एसेट्स, ऐसी एसेट्स की इंफॉर्मेशन अगर नहीं है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, अगर उनको आप इन्वॉल्व करोगे तो रियल बिजनेस पोजीशन पता नहीं चलेगी। जैसे गुडविल, गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती, बट अगर गुडविल बैलेंस शीट में लिखी है, दोनों लोग निकल लो नीचे, कोई दे दियो, आराम से नीचे जाओ, मैं 2 लोग को पढ़ा दूंगा। चले पैर नीचे करो, बैठने दो। ये नहीं उठाता यहाँ से, जब लेट आए थे आप नहीं उठेगा बोल दो। अरे यार जल्दी पैर नीचे करके बैठो। ए छोटू, अरे लो इसमें बैठ जाओ यहाँ, मतलब नीचे। वो बन जाओ, उसको वहाँ करवा जाओ यार, तो उसकी आँख मुंडी दिखती है, वहाँ बैठ जाता है, भाई वही बैठता है। प्रकृति किया दिया कट लिया सोना है कहीं दो किया लगती है, उधर से बदल आती है मेरा हाल ये आज का जल्दी ध्यान सुनो ना, शायद तुम मेरा महीना दो मैं तुम्हें कम कर देता हूँ, शायद 1 घंटे सर होके पढ़ाइए तुम लोग किस टाइम जैसे यार तुम लोग चालू हो जाओ तो मैं अपना पढ़ लूंगा। सर मेरा पढ़ाने कोई मतलब नहीं, तुम पढ़ने नहीं चाह रहे तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? छोड़ चाचा कोई लोग ऐसा कितने पढ़ने नहीं चाह ऐसा लग रहा है कि हम लोग ट्रिप पे आए हैं और बड़ी चर्चा कर रहे अरे सर आप पढ़ाइए, फोन मर गया देख दिल जल्दी सर बैठे नहीं, बैठना पड़ा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट। एक्चुअल में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं नहीं, जब हम लोग एसेट बैलेंस शीट में लिखते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए हैं वो इनकम्प्लीट है। अगर सही वैल्यू नहीं लिखोगे, अगर मान लो बिल्डिंग लिखी 1 लाख, अब उसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, you don't get the actual value of asset.
एसेट की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस प्रॉब्लम करेगा या अकाउंट प्रॉब्लम करेगा, ये उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, चेंज इन पॉलिसी। अगर कंपनी के नियम बार बार बदल रहे हैं, रूल्स बार बार बदल रहे हैं, जैसे कभी आप DDM फॉलो कर रहे हो, कभी आप FIM फॉलो कर रहे हो, कभी आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, कभी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही तरीके से बनेंगे नहीं। दिस इज अ कॉल्ड लिमिटेशन। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। अगर हम मतलब जो हम कमा रहे हैं बिजनेस प्रॉफिट जो बना रहे हैं, उसको ऐसी जगह रखते चले जाए जिसके बारे में किसी को ना मालूम, बिजनेस में ओपन ही ना करें कि ये प्रॉफिट हुआ या ये हमने सेल्स की, तो भी रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को, बिजनेस की इनकम को बिजनेस में शो नहीं किया, एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता ही नहीं चलेगा, या लॉसेस हुए और आपने उसको दबा लिया। जैसे एक कंपनी थी सत्यम करके, उसने अपने कई सालों तक अपने प्रॉफिट को दबा के रखा, तो बाद में जब पता चला कि वो प्रॉफिट एक्चुअल में हो नहीं रहा था, घाटा हो रहा था, तो पब्लिक लोग क्या शो कर रहे थे, हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा या आप सही तरीके से चीज़ें ओपन नहीं करोगे, तो जो रिकॉर्ड्स बनेंगे वो गलत बनेंगे, वहाँ पर अकाउंटिंग अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। आप एंट्री सही कर रहे हो, लेजर सही बना रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, पर इन्फॉर्मेशन ही गलत है। सेल्स आप 1 लाख की कर रहे हो, दिखा रहे हो 10,000। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगला है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को कम या ज़्यादा करना। मैनिपुलेशन वर्ड को समझ लो। मैनिपुलेशन का मतलब होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कम या ज़्यादा चीज़ें दिखाना। 5 है, ऐसी कंडीशन में तो रिकॉर्ड बनेगा फाइनल अकाउंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब गलत हो जाएगा, सब में 5,000 बताया। तो दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन। हमारे सर जैसे तभी कुछ पढ़ा रहे थे, हमारे दिमाग खुल गया पूरा। अगर ध्यान दे तुमने तो फिर कौन लेक्चर बोल रहा है, ये क्या चीज अकाउंट लेक्चर बोल रहा है बेबी का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला पेज नंबर? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से समझो। जो अब हम इस हिसाब से चल रहे हैं कि जो आपके हाफ ईयरली के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखेगा, फिर इसमें कुछ डेटा और छटेगा जो एनुअल के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ेंगे तो उनसे कंटेंट घटता चला जाएगा, हर चैप्टर को कुछ ना कुछ देना है। अगला है इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर तो आपको 5 ब्रांच लिखी है और होती कई है। हम बात करें तो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम पैसे को रिलेट करके लिखते हैं। सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? जहां पर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को स्टडी किया जाए, इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट की केवल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस निकालेंगे, कितने का खरीदा कितने का बिका इससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये बुक बिकी तो इसको लिखेंगे फाइनेंशियल में, लेकिन ये कितने में बनी इसका कैलकुलेशन कहाँ होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रोल प्ले करती है जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म हो जाए। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो बिजनेस चला रहा है, वो बंदा क्या अकाउंटिंग कर रहा है जिसकी वजह से हम क्या एनालिसिस करें? फ्यूचर के डिसीजन, हमको भविष्य में क्या करना है। जब आप 12th में आएंगे तो उसमें 4 चैप्टर हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंडिंग, ये 4 चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जिसमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट फ्यूचर में कुछ करना चाह रहा है तो उसको लेकर के वो डिसीजन कैसे ले। इट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। ये अलग है ब्रांच, जहाँ केवल किस चीज का हिसाब किताब होगा कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना, वो बोलती है टैक्स अकाउंटिंग। इसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, GST,
सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। जैसे वकील होते हैं, एक लॉयर एक सिंपल पोस्ट, बट अलग अलग प्रकार के लॉयर होते हैं ना। टैक्सेशन का लॉयर अलग होगा, इनकम टैक्स का लॉयर अलग होगा, प्रॉपर्टी का लॉयर अलग होगा। फिर वो लोग करते क्या है, लॉ करने के बाद स्पेशलाइजेशन करते। जैसे डॉक्टर एमबीबीएस किया, वो डॉक्टर हो गए, सर्दी खांसी बुखार छोटी छोटी बीमारी इलाज कर सकता है। लेकिन अगर उसको सर्जरी करनी है तो उसको सर्जन की अलग से डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर उसको मेडिसिन का एक्सपर्ट बनना है तो उसको एमडी बनना पड़ेगा। आँख का स्पेशलिस्ट बनना है तो उसको आई सर्जन बनना पड़ेगा, आई स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए अलग स्टडी। वो कब होगी, एमबीबीएस के बाद। ऐसे अकाउंटिंग है, आप अकाउंट करने के लिए आपने बीकॉम किया, यू बिकम अकाउंटेंट। बट अगर आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो आपको एमबीए या एमकॉम टैक्सेशन से करना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट में जाना है तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉस्ट एनालिसिस पे जाना है तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से एमकॉम या एमबीए करना होगा। वहाँ क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन ब्रांच, वही कहलाती है ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। एक और ब्रांच क्या लिखी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है समझना। गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वो अपने प्रॉफिट का 2% समाज सेवा में खर्च करेगी। मान लो अगर 1,000 करोड़ किसी का प्रॉफिट है तो 1,000 करोड़ का 2% यानी 20 करोड़ रुपया उसको कहाँ खर्च करना पड़ेगा, समाज सेवा। तो उसके लिए एक अलग अकाउंटिंग होती है कि आपने समाज के लिए कहाँ कहाँ पे किस किस फील्ड पे खर्च करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुमने देखा होगा टीवी में कि नीता अंबानी आती है और बताती है कि हम स्कूलों के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं। या निहाल शांति आमला का ऐड देखो तो वो लोग बताते हैं कि आपके हर बोतल पे इतना पैसा बच्चों के लिए जाएगा। दिस इज नोन एज सोशल अकाउंटिंग। वहां पे जो पैसा बचा, जैसे मान लो 1 करोड़ बोतल भी थी तो 5 करोड़ रुपया आया। अगर 5 रुपये बोतल माने तो 5 करोड़ रुपया बच्चों की पढ़ाई पे कैसे खर्च हो रहा है, इसका हिसाब किताब रखना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाएगी। अब इम्पोर्टेंट बात आ रही है जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये टर्म्स बताना। ये 5 टर्म्स आते हैं एग्जाम में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन विज्ञान या सामान उधार करना। उसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, होता यही है, लिखेंगे कैसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, a transaction of goods in business, right? One thing क्या नाम है, नहीं नाम बताओ अपना। Nancy. नैन्सी, हु इज नैन्सी, बोलो नैन्सी वही है जो नैन्सी है। I am Nancy. नहीं तो दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन ना। द डॉटर ऑफ दिस वन इज नोन एज नैन्सी, कहलाएगी डेफिनेशन है ना। डॉटर ऑफ प्रभाशंकर, द डॉटर ऑफ प्रभाशंकर इज नैन्सी। ये डेफिनेशन मानेगी। तो आप जो ट्रांजैक्शन की बोल रहे हो ना तो उसमें ट्रांजैक्शन वर्ड नहीं आएगा डेफिनेशन। क्या बोलेंगे, द एक्टिविटी डन इन अ बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, या बिजनेस में जो रोज एक्टिविटीज होती है इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ एसेट, सेल्स ऑफ एसेट, रेंट पेड, सैलरी पेड, दीज आर नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, सौदा, व्यापारिक सौदे, व्यापार में होने वाली एक्टिविटी जो रोज हो रही इज नोन एज बिजनेस। कैपिटल क्या होता है जल्दी बताओ, पूंजी। हिंदी बताओ, तुमने हिंदी बता दी, डेफिनेशन क्या लिखोगे The business ना, ये भी गलत है। the business investment in money. ये वर्ड तुम सही बोलो, सेंटेंस नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं। मनी गुड्स आर इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन अ बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेसमैन कहाँ लगाता है, बिजनेस। वो सामान जो बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस में इज नोन एज कैपिटल, पूंजी। इसलिए बोल रहा हूँ सीरियसली पकड़ लो, नहीं तो बहुत कचरा होगा 12th में, हालत खराब हो जाएगी। बिजनेस क्या है, ये कैपिटल क्या है, मनी
Money of and good invested by businessman into business is covered capital। वो उसकी पूंजी कहलाती है। सेकंड नेक्स्ट बताओ कैपिटल 3 प्रकार की है, देखो ध्यान। फिक्स कैपिटल मतलब होता है कहाँ पे वो वाला कॉमन पढ़ सकता है। जैसे कैपिटल 3 प्रकार की कौन कौन सी लिखी है? फिक्स क्या लिखा है बुक में है सबके पास? और नहीं लिखा होगा। फ्लोटिंग, नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल। आज डेट लग कर पड़ा था 1995 अपने बाप के जन्मदिन पर तेरे बाप हो गया आई तो बोल तेरे बाप बोली 1995। चलो बताओ बर्थडे। चलो ध्यान दो, अब कैपिटल है, इसमें 3 नाम हो गए, फिक्स कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। तीनों में अंतर समझो। मान लो बंदा 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा रहा है, 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाया और उसने मान लेते हैं 40 लाख रुपए की दुकान खरीदी, 10 लाख का फर्नीचर लगाया। अब ये न घट सकता है न बढ़, फिक्स हो गया। ये क्या है? फिक्स। फ्लोटिंग कैपिटल कौन सी है? जो उसने गुड्स में लगाया, दुकान में जो सामान खरीदा कर बेचेगा वो फ्लोटिंग है, अप एंड डाउन होता रहेगा। 1000 पीस लाए, 600 बिक गए, 500 फिर खरीद लाए, तो क्या हो रहा है? जो पूंजी उसमें लगाएंगे वो क्या होगी? अप एंड डाउन होती रहेगी। तो वो 1 करोड़ में से ही उसने मान लो 30 लाख रुपए का सामान लगा दिया, 80 लाख खर्चा हो गया। अब जो 20 लाख बचा वो उसने रख दिया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल? ये वो खुल्ला दुकान में जो पैसा काउंटर में पड़ा है या बैंक में पड़ा है, इसमें है वर्किंग कैपिटल। हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे करंट कैश में कैसे? वो हमारे काम करने में काम आएगी। कैसे? एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट टाइम कि मान लो तुम 2000 का नोट लेके किसी की दुकान में गए और आपने 500 का सामान लिया और उसने आपको बोला 10 मिनट रुको हम खुल्ला लेके आ, 1500 रुपये उसके काउंटर में नहीं है। दूसरी बार जब गए फिर से आप 2000 का नोट लेके गए, 800 का सामान लिया, उसने फिर बोला 10 मिनट रुको हम खुल्ला लेके आ। उसके पास खुला नहीं है। तीसरी बार आप चढ़ोगे नहीं काउंटर में, बोले इसके बाद जाओ तो 15-20 मिनट बर्बाद ही होता है। तो उसके पास क्या होना चाहिए? वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, काम करने के लिए पैसा कुछ काउंटर में हो। ऐसे बड़े बिजनेस में आ जाओ, मान लो किसी व्यापारी से तुमने 20 लाख का सामान लिया, तो व्यापार में इतना पैसा हो कि आप 20 लाख का चेक काट के आपने पकड़ा दिया। बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल होनी। अचानक से आपको ऑर्डर मिल गया 50 लाख का, तो आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्या समझ में आ रही है? जो कैपिटल कितने पार्ट में बढ़ गए? फिक्स, फ्लोटिंग एंड वर्क। अच्छा, एक गोविंदा की मूवी थी जिसमें वो चाय पत्ती का बागान खरीदता है, मूवी याद आ रही है क्या? और उसमें हीरोइन का नाम रहता है चीनी। गोविंदा की मूवी है, उसमें वो पहले कुली रहता है, फिर उसको लैब में जाता है, पैसा मिलता है, तो वो चाय पत्ती का बागान खरीदने आसाम चला जाता है। हाँ। मूवी याद है? गोविंदा की नहीं है वो। नहीं वो नहीं, वो कूली नहीं रहता सर। चलो इस मूवी को कट करो। स्वर्ग मूवी देखी? गोविंदा की है वो, हाँ देखिए। ठीक है ना? राजेश खन्ना और गोविंदा की मूवी है। हाँ, उसमें राजेश खन्ना बैंकर हो जाता है, वो नौकर बन के रहता है। ध्यान से समझना, जब गोविंदा एक्टर हो जाता है तो उनके भाइयों को पाठ कैसे पढ़ाता है कि वो उनके भाइयों की मील रहती है कपड़े की, तो वो उनको 5 लाख रुपए का एडवांस देता है और 50 लाख का ऑर्डर। ध्यान से समझना, 5 लाख रुपए एडवांस दिया और ऑर्डर कितने का है? तो 50 लाख का रॉ मटेरियल, माल तैयार करने के लिए 40 लाख का रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनके पास पैसा कितना है? 5 लाख। तो 30 लाख कहाँ से, 35 लाख कहाँ से आएगा? मार्केट से कर्जा लो। वो 30 लाख 35 लाख जो उनको चाहिए, दैट इज कॉल्ड काम करने के लिए पैसा होना चाहिए ना। दुकान बढ़िया बना दी, सामान खूब भर दिया, लेकिन ग्राहक के साथ डील करने के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो आपका बिजनेस फ्लॉप।
तो आप पूरी कैपिटल को आपको पार्ट्स में डिवाइड करते आना। तो मेरे को रोटेशन में घुमाने के लिए कितना पैसा चाहिए? हाँ सर, मोबाइल खरीद लिए, कवर लगवा दिया, लेकिन इसमें रिचार्ज कराने के लिए पैसा होना चाहिए। अब पता रिचार्ज का पैसे नहीं, 3 महीने मोबाइल धरा था। तो इट इज नोन एज फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड वर्किंग। तो कैपिटल के 3 पार्ट हो गए। एग्जाम में मान लो आ गया 3 नंबर में डिस्क्राइब कैपिटल, तो आपको तीनों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तब 3 नंबर में तैयार होगा। तो व्हाट इज कैपिटल? मनी एंड गुड्स इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन टू स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अगर गुड्स वर्ड ना भी याद आए तो मनी याद रखना। द मनी इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन टू स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, फिक्स, फ्लोटिंग या फ्लैक्चुएटिंग भी बोल सकते हो। फ्लैक्चुएट करने का मतलब कम या ज्यादा होना, एंड वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल मींस द मनी व्हिच इज फिक्स्ड टू बाय अ फिक्स्ड एसेट। क्या खरीद लेते हैं इससे हम? बिल्डिंग क्या है या शॉप क्या है? फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड एसेट। जिसके बगैर बिजनेस चलेगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, जगह चाहिए ना जहाँ धंधा करोगे। फिर फ्लोटिंग में गुड्स चाहिए जिस चीज का बिजनेस करोगे, और उन दोनों को वर्क करने के लिए वर्किंग कैपिटल। डन, दिस इज नोन एज कैपिटल। नेक्स्ट आइटम इज ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? खुद के लिए खुद की भाई चीजों सही के लिए। बताऊं, ये कैसे हम लोग गए थे ना, खुद के लिए, खुद के बिजनेस से निकाल लेना। क्या क्या निकाल सकते हैं? राशन है, खुद दुकान से क्या क्या निकाला जा सकता है? अपनी दुकान से। कैश, मेरी बात समझना, जोश ने वर्ड बोला खुद के लिए, खुद की दुकान से हमने निकाला, नोन एज ड्राइंग। दुकान से हम 2 चीजें निकालते हैं, या तो कैश या तो सामान। अब मिला के डेफिनेशन बनाओ, गुड और कैश रिटर्न बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज drawing. What is drawing? Drawing is a withdrawal by the proprietor for his personal use. अलग अलग वर्ड पकड़ो अपने हिसाब से। ठीक, अगला आ जाओ। एसेट्स क्या होता है? नॉन वेज और कैफे जाने का लगला फैक्ट्री एक ही यूनिवर्सिटी का। नहीं, ऐसे बिरला कह रहे थे यार, एक केस क्या आगे है, फिर हम लोग वहाँ गए थे पैकेज बिरला उधर से इसलिए अब जो एक केस क्या आज जब हमारे पास आ गया बिल्ला से। सीधे बोलना संतोष के कम देके सब अगला एसेट। एसेट क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज नोन एज एसेट। अब एसेट में 2 प्रकार की होगी, ध्यान से समझना, नॉन करेंट और करेंट। एसेट को कितने पार्ट में बांटा? रूम बंद रखा दे, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट को बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म मतलब वो एसेट जो लंबे समय तक बिजनेस में चलेगी, जस्ट लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, ये लंबे समय तक चलेगा। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाता है? जैसे कैश बढ़ता घटता रहने वाला है, कब रहेगा कब नहीं रहेगा नोबडी नोस। इसको याद करने का शॉर्ट तरीका क्या है कि ये 1 ईयर में चेंज हो जाए, और ये जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा +1, 1 साल से ज्यादा। या इसको हम 1 साल में कैश में बदल सकते हैं, और ये 1 साल में कैश में नहीं चाहिए। जैसे अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो कोई जरूरी नहीं कि 1 साल में आपके मन मुताबिक कीमत पर बिक जाए। बात समझ में आ रही है? अब बिक तो जाएगा, पर हमारी कीमत तो बिकेगा नहीं बिके, बाकी कोई गारंटी नहीं। इसमें 2 पार्ट है, ध्यान से समझना। एक इम्पोर्टेंट पार्ट पहले याद करो, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब जो भी यहाँ पे अपने बात की थी, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, लंबे समय तक चलने वाली। इसमें 2 पार्ट हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, टेंजेबल फिक्स एसेट और नॉन टेंजेबल फिक्स एसेट।
या इनटेंजिबल बिजनेस। ध्यान से समझना इसमें, क्योंकि जो वर्ड आएंगे आगे जाके यूज में है। टेंजिबल बिजनेस कौन सी होंगी, जिनको हम छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, फर्नीचर, कूलर, एसी, ये सब टेंजिबल है। The assets which can be touched, इनको हम आसानी से छू सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी टेंजिबल। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला इनटेंजिबल। बहुत सारे हैं। ये वो एसेट्स हैं जो दिखेंगी नहीं पर है तुम्हारे। पर बिजनेस की प्रॉपर्टी है। कैसे बताओ? पहला है गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन है ना, रिस्पेक्ट दिखती नहीं है बट होती है, उसकी एक अपनी वैल्यू है। वो वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, फॉर्मूले है वो अलग बात है। लेकिन अगर जनरल टर्म की हम बात करें, सामान्य रूप में किसी की कितनी गुडविल है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है अगर वो मार्केट से उधार मांग रहा है तो उसको कितने का उधार आसानी से मिल जाए बिना गिड़गिड़ाए। तो उसका मतलब उसकी 50 लाख की रेपुटेशन है, आसानी से उसको 50 लाख मार्केट से कर्जा मिल सकता है। इट इज नोन एज गुडविल। दूसरा है कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट क्या है? अगर किसी बंदे ने कोई बुक लिख दी या कोई गाना गा दिया, यानी कुछ ऐसा, या पेंटिंग बना दी, तो उस पेंटिंग पे या उस सॉन्ग पे या उस बुक, उसका कॉपीराइट होगा, यानी वो किसने लिखी है, उसी बंदे ने। अभी आप अपनी बुक उठाओगे, बुक में स्टार्टिंग में एक जगह लिखा हुआ है छोटा सा कॉपीराइट। ये पहले पेज में जाओ, फ्रंट पेज में आओगे, ये बैक साइड में ऊपर कॉपीराइट लिखा है, बगल में लिखा है ऑथर। पहले पेज में, फर्स्ट पेज को कवर पलटो, ये ऊपर ही लिखा है, और आगे आओ। इसका कॉपीराइट है, ऑथर कौन है, ठीक है ना। व्हाट इट्स मीन, जो इसने लिखा है उसको कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से मार्केट में नहीं बेच सकता। ये बंदा चाहे तो उसके ऊपर केस, इट इज नोन एज कॉपीराइट। ये बुक किसकी प्रॉपर्टी हुई, ऑथर। ऑथर के पास अब प्रिंटिंग मशीन तो है नहीं, ऑथर के पास मार्केटिंग वाला कोई है नहीं, तो उसने अपना अधिकार किसको दे दिया, सिविल। तो तुम छापो और तुम बेचो, नाम मेरा नहीं, प्रॉफिट जो होगा कुछ तुम्हारा कुछ मेरा। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता कि मेरा पास प्रिंटिंग प्रेस है तो मैं भी छापना चालू करूँ। दिस वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। इसको बोलते हैं कॉपीराइट। किन किन चीजों पर मिलता है, राइटिंग, सिंगिंग और एनी क्रिएशन, ठीक है ना। जैसे उसने पेंटिंग बनाई या कोई स्लोगन लिखा या कोई लोगो बनाया। अभी G20 देखा, G20 हुआ था इंडिया में, G20 का एक लोगो बना था। G20 एक वर्ल्ड लेवल का इवेंट था, उसका एक लोगो बना था। उस लोगो को डिजाइन किया, जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ठीक है, रुपए का लोगो है ना, इसके लिए पूरे इंडिया में कंपटीशन हुआ था। पहले इंडिया के रुपीस को कैसे लिखा जाता था, लिखते थे। इसके आने से और इसके होने से क्या फर्क पड़ा, इसकी वजह से केवल रुपया इंडिया में वैलिड थे, लेकिन एक ये पहचान मिलने की वजह से आज रुपया जो है वो ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस रखता है। आज 20-22 कंट्री ऐसी हैं जिनसे हम जो लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो रुपए में करते हैं, ना कि डॉलर में। अपने इंडिया करेंसी देते हैं। रीजन इज सिंपल, एक आपकी पहचान क्या है वो होनी चाहिए। इट इज नोन एज कॉपीराइट। अब इसका कॉपीराइट किसके पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इट इज कॉल्ड कॉपीराइट। अगला जगह है पेटेंट। इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूं। अब व्हाट इज पेटेंट,
जब भी कोई बंदा कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करेगा, कोई फॉर्मूला डेवलप करेगा, तो वो किस में जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का वैक्सीन बना, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाया उस कंपनी के पास उसका क्या है? पेटेंट। यानी उस फॉर्मूले से कोई दूसरी कंपनी वैक्सीन नहीं बना। क्योंकि ऐसे वैक्सीन तो बन चुकी है ना, मार्केट में आ गई। अब कोई भी साइंटिस्ट उस वैक्सीन को ले और उसको डिकोड कर दे कि इसमें क्या क्या मिला है और फिर बनाने लगे। पॉसिबल है? जो बचपन में आप करते थे, जब कोई गाड़ी मिलती थी खेलने के लिए, पहले उसका ऑपरेशन हो जाता था, और खाल दिए फिर उसको फिट करने लगे, और नहीं तो ये तो साइंस में भी हो सकता है ना। इसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। जो हो चुका है उसी को ओपन करके दोबारा उसी तरह का रीस्ट्रक्चर्ड बना देना। तो ये पेटेंट उसको रोकता है, आप उसका कॉपी नहीं दे सकते। पेटेंट इज अ यूज फॉर साइंटिफिक फॉर्मूला। इसकी एक टाइम लिमिट है, इसकी भी एक टाइम लिमिट है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे अभी चल रही 10 साल कोविड की वैक्सीन बनी, जिसने वैक्सीन बनाई वो 10 साल तक उस वैक्सीन को बेच सकता है। उसके बाद उसके फॉर्मूले से कोई और भी बंदा वैक्सीन बना के बेच सकता, फिर वो केस नहीं होगा। वैलिडिटी का टाइमिंग है। एक और है पेटेंट ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है बताओ? ट्रेडमार्क जैसे कि उसने बनाया है तो अपना मतलब ठप्पा उसका ही होगा और कोई नहीं लगा। जैसे टाटा, देखते हो टी लिखा रहता है पीछे गाड़ी, लोगो कहते हैं। लोगो। इसी को ट्रेडमार्क को क्या बोलते हैं? लोगो। लोगो इज अ जनरल यूज वर्ड, बट कॉर्पोरेट वर्ड में इसको ट्रेडमार्क, ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड होता है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं करता। तो अगर आप कोई दूसरा यूज कर रहा है तो उस पर केस मिलता है और तो उसका फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक आता है, अब ये नया जुड़ गया सॉफ्टवेयर। जो आप पेटेंट बताया जैसे 10 ईयर की वो रहती है, तो उसको ऐसा 10 ईयर के बाद वही कंपनी दोबारा उसी चीज को स्टार्ट कर देती है, उसको री इन्वेंट कर देना, एडवांस वर्जन ले आ दे, तो एडवांस वर्जन का पेटेंट उसको मिल जाएगा, लेकिन पुराने वर्जन को पब्लिक करना पड़ेगा। तो वही बस यूज नहीं करना, मतलब वही दोबारा उसी चीज को करनी नहीं होता ना, वो सेम फॉर्मूला नहीं होता। दूसरा कोई कर सकता है उसे। एडवांस वर्जन आते हैं ना, जिसको अपडेट करते हो मोबाइल, आप सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो उसकी एक लाइफ होती है कितने साल तक ये सॉफ्टवेयर चलेगा, मतलब कहते हैं सेलेबल है, उसके बाद ये फ्री हो जाए। जैसे एक होता है जिसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग? ड्रग्स का मतलब लोग क्या दिमाग में लगा लेते हैं? नशा, ठीक है ना। ड्रग्स का मतलब होता है दवाई, सीधा सीधा सेंस मेडिकल लैंग्वेज में। तो लाइफ सेविंग ड्रग क्या होती है? कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि हर हाल में चाहिए मरीज को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन लाइफ सेविंग ड्रग के फॉर्मूले को पेटेंट से बाहर कर देती है। जैसा तो कोविड हुआ था, कोविड के समय कोविड की वैक्सीन क्या बन गई थी? लाइफ सेविंग ड्रग। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप जो भी वैक्सीन बनाओगे हम खरीदेंगे और कहीं नहीं बिकेगी। नहीं तो सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप न लिया होता तो मारा मारी मच जाती लोगों की वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि लोग 5-5 हज़ार में 20-20 हज़ार में दवाई कोविड की वैक्सीन खरीदते और लगवाते, तो ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको लाइफ सेविंग ड्रग की कैटेगरी में डाला और बोला हम खरीदेंगे और हम फ्री में लगाएंगे। तो कंपनी को कोई लॉस हुआ नहीं, जो उसकी एक सर्टेन प्राइस थी उस प्राइस को गवर्नमेंट ने खरीद लिया। ऐसी बहुत सारी, जैसे पैरासीटामोल, इट इज नोन एज लाइफ सेविंग ड्रग। क्यों? आज हम लोगों को लगता है कि बुखार नॉर्मल चीज, लेकिन अगर बुखार यहाँ चढ़ जाए तो आदमी निकल लेता है। तो अब अगर उस लाइफ सेविंग ड्रग जो बुखार की टैबलेट है उसका प्राइस हो जाए 200 रुपया, तो एक सामान्य आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। उसी का प्राइस क्या है? 10 रुपये में पक्का आ जाता है, कोई भी इजीली खरीद सकता है, कॉमन है। तो वो
कैटेगरी होती है किस दवाई को लाइफ सेविंग ड्रग में रखना है। तो वो कब होता है, जब पेटेंट लूज होता है, 10 साल पूरा हो जाता है, तो उसको गवर्नमेंट जर्नलाइज कर देती है, तो फिर उसको बहुत सारी कंपनियां बनाने लगती है, तो उसका प्राइस, जैसे अक्सर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखा होगा कि कुछ ऐड आते हैं कि फलाना व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जिसका लिए हमको 2 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, तो आप डोनेट करिए। अब वो 2 करोड़ का इंजेक्शन क्यों है? क्योंकि वो बीमारी ऐसी है कि ज्यादातर होती नहीं, करोड़ों लोगों में एक आदमी को हो रही है। तो उस बीमारी का जिसने वैक्सीन बनाया है, तो उसने करोड़ों रुपया खर्चा किया वैक्सीन को बनाने में, रिसर्च में। अब वो दवाई ज्यादा बिक नहीं रही, क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि बीमारी नहीं हो रही, तो उसका प्राइस डेफिनेटली क्या है, हाई है। अब जस्ट सोच के देखो 10 साल फॉर्मूले को हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको लाइफ सेविंग ड्रग में लाएगी। अब उस दवाई को भी एक ही बंदा बना रहा था क्योंकि जिसके पास फॉर्मूला है, तो उसने रेट हाई रखा था। दूसरे आदमी जब वो जर्नलाइज हुआ 10 साल खत्म होने के बाद, तो उस फॉर्मूले को उठा के 4 कंपनियों ने और बनाना चालू की। तो वो जो एक बंदा बेच रहा था क्योंकि, तो वो अपने मन मर्जी की कीमत लगाया था, 5 बंदे बेच रहे हैं, मर्जी क्या चलेगी। अब दूसरे ने बोल दिया भाई हम 10,000 में दे रहे हैं, तो उसको मजबूरी में 10,000 में आना पड़ेगा। जैसे एक ही कंपनी अगर कार बनाए जो इलेक्ट्रिक से चलती है, तो प्राइस हाई रहेगा। अब 10 कंपनी और बनाने लगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन आएगा। तो वो कब होगा, जब पेटेंट लूज होगा, पेटेंट का टाइम टेन्योर खत्म। सॉफ्टवेयर में क्या है, अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर आते हैं। अभी आप ऐप बड़े आराम से फ्री में डाउनलोड कर लेते हो और यूज कर लेते हो, बट अगर आपको रियल में, जैसा व्हाट्सएप यूज कर रहे हो आप, तो अगर आपको व्हाट्सएप में रियल मजा व्हाट्सएप का लेना है तो पैसे देंगे। जो फीचर आप व्हाट्सएप में अभी यूज करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा फीचर पेड व्हाट्सएप में, जो आपको मोबाइल में नहीं दिखती। ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो आप MS वर्ड चलाते हो, एक्सेल चलाते हो, पावर पॉइंट चलाते हो, क्योंकि आपने कौन सा वर्जन ले रखा है, 3 वाला, तो उसमें लिमिटेड फंक्शन है। और अगर आप पेड वाला ले लोगे तो बहुत हैवी फंक्शन चलने लगेंगे। इट इज वर्ड सॉफ्टवेयर। जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया उसने रिसर्च की ना, साइंटिस्ट लगाए, इंजीनियर लगाए, तब वो सॉफ्टवेयर बना। अब उनको तनख्वाह दी गई होगी, उनको देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो सॉफ्टवेयर को बेचेंगे, तब तो पैसे आएंगे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को, अब देखो ये सारी ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है, तुम्हें दिखती है क्या, फिजिकली टेबल दिख रहा है, मुझे नहीं दिखेगा, कॉपीराइट नहीं दिखेगा, पेटेंट नहीं दिखेगा, ट्रेडमार्क वो मेटल दिख रहा है, ट्रेडमार्क का एग्रीमेंट नहीं दिख रहा। सॉफ्टवेयर छू सकते हो ना, सॉफ्टवेयर आप मोबाइल को छू रहे हो, सॉफ्टवेयर नहीं छू रहे हो, ऐप छू रहे हो क्या आप? ऑल कॉल्ड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब ये फिक्स्ड एसेट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनसे लॉन्ग टर्म पैसा जनरेट होता है। ठीक है, ये अपन ने बात की फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। करंट एसेट्स मैंने आपको बताया, वो एसेट्स जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती। इसमें बहुत सारे नाम है, कैश है, डेटर है। डेटर क्या होता है, डेटर हो गया कुछ सकते हैं सर, वो तो इंटेंजिबल होना चाहिए। डेटर इज नॉट टेंजिबल और इंटेंजिबल, इज करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या है, वो एसेट्स जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट होते हैं। अब डेटर क्या है, वो लोग जिन्होंने आपसे पैसे ले रखे हैं, यानी आपको पैसे देंगे, आपने उनको सामान बेचा है, वो आपको पैसा देगा, ठीक है ना, उधार लिया है। उधार जिनको आपने लिया उनसे 1 साल के अंदर तो रिकवरी हो जाएगी ना, तो इट इज नोन एज डेटर। अब किसी के दिमाग में आता है हमने लोन ले रखा है, या किसी को लोन दे रखा है, किसी को तुमने कर्जा दिया तो वो 5 साल में चुकाएगा, तो वो डेटर नहीं है, वो लोन एंड लायबिलिटी है। डेटर वो लोग हैं जिनको आप सामान बेचोगे और वो फ्यूचर में पैसा देंगे। ऐसे होता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या है, तुमने किसी को सामान बेच दिया, 3 महीने बाद पैसा देगा, बिल रिसीवेबल। ये क्या होता है, करंट एसेट।
क्योंकि 1 साल में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक वर्ड आता है लिक्विड एसिड, ध्यान से समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसिड? लिक्विड का मतलब क्या होता है? पानी। पानी को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, जिस बर्तन में डालेंगे उसी के डिजाइन का हो जाता है। यही क्वालिटी है पानी लिक्विड। बिजनेस में लिक्विड क्या है? बिजनेस में लिक्विड है कैश एंड बैंक में रखा हुआ पैसा। इट इज नोन एज लिक्विड। क्यों? कैश को किसी भी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, चाहो तो कार में बदल दो, जाओ अच्छा जो कार ले लो, आप चाहो तो फर्नीचर ले लो, आप चाहो तो बाइक ले लो। लेकिन सोचो तुम्हारे पास फर्नीचर है तो फर्नीचर के बदले में कार आएगी क्या? नहीं आएगी ना। पार्टनर सिस्टम में खत्म हो गया ना भाई। तो फर्नीचर इज नॉट अ करंट लिक्विड एसिड, कैश इज अ लिक्विड एसिड। गैस को किसी भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड एसिड। ऐसे बैंक में पैसा पड़ा है, अभी आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हो तो क्या हो रहा है? आप डायरेक्टली कैश को किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हो, बैंक में रखे पैसे को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर रहे हो। इट इज नोन एज लिक्विड एसिड। ठीक है, लेट्स टॉक वी डिस्कस टुमारो। आज का होमवर्क वही है, 3 क्वेश्चन पर हो जाए, और नहीं तो कल मैं यही लगाऊंगा, बुद्धि भूल जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। चलो कितने बजे? 7:30 मतलब नहीं है, अब ये में लगा है। काय कर रहे वो चप्पू नहीं है, वो नेल फाइलर है। पानी की बोतल ले आओ। क्या है? नेल फाइलर से नेल सही करते हैं। मैं करती, मैं जब सही करी तो कम से कम थोड़े सही होंगे। मेरे 4 मेरा नेल टूट गया। सीधी है। करो यार, बैठ जा सकते हैं। कल जो क्वेश्चन बताए थे लगा लिए, तो यहाँ लगवाए थे उनको दोबारा लगाया कि नहीं लगाया? मैं तो लगाने लास्ट वाला खोला था। लास्ट वाला दिया उसको ले लेना है। नेसेसरी नहीं। इसकी अबे कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है? क्लास पुरानी 20 पुरानी है ये ले और क्लास गई है स्कूल क्या? तो तुम्हें पता है ना